आज हमारे सामने एक ऐसे शिक्षक से हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं, जो फिलहाल परिचय के मोहताज तो नहीं है, जहां एक तरफ भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, महामहिम रामनाथ कोविंद, दोनों ने ही आपको नेशनल टीचर अवार्ड दिया है। हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने खड़े हैं, जो शिक्षा को अपना धर्म, कर्म और ईमान सब मान करके दिन रात एजुकेशन फील्ड में सबसे बड़ा काम कर रहा है। आपको बताते चले कि बाराबंकी के सिरौली गौसपुर में आप अध्यापक के रूप में काम करते हैं प्राथमिक विद्यालय में, और आपको 2 बार राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड मिल चुका है देश के राष्ट्रपति द्वारा, और दोनों ही बार अलग अलग राष्ट्रपतियों ने आपको पुरस्कार दिया है। यूं तो आशुतोष आनंद अवस्थी जी के बहुत से काम है जिनको गिनाने में शायद समय बहुत जाएगा, लेकिन फिर भी हम आशुतोष आनंद अवस्थी जी के बारे में बताना चाहेंगे कि वो एक आदर्श शिक्षक की भूमिका में वहां पर काम करते हैं। बच्चों और बच्चों के अभिभावक दोनों के बीच में जो समन्वय है, जो समाज के लिए काम करने की प्रेरणा है, इसीलिए हमने इनका नाम इस पूरे एपिसोड, जो कि हमारा ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जिसमें हमने नाम दिया है भारत की जय जय। इसमें हम ऐसे शिक्षकों को लाते हैं या ऐसे लोगों को लाते हैं जिन्होंने देश को वैभवशाली बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना तिल देने का प्रयास किया। ये इनके छोटे छोटे योगदान देश में एक भावी और सुदृढ़ और अच्छे नागरिकों को तैयार करने की योजना है। फिलहाल हम बात करेंगे आशुतोष जी से, जिन्होंने मार्ग व्यवस्था, यातायात को लेकर के अनोखे प्रयोग किए हैं शिक्षक के नाते, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम में इनको नाम भी दिया है कि यमदूत से बचाते देवदूत की भांति आशुतोष जी काम करते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। आशुतोष जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम भारत की जय जय में। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि एक बार आप अपना जरा परिचय दर्शकों के सामने रखिए कि आप पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की और एजुकेशन फील्ड में आने की कैसे सोची, क्योंकि जो आपकी प्रतिभा है वह तो इस देश में देखते ही बनती है, और ऐसा व्यक्तित्व प्राथमिक विद्यालय में जाता है जहाँ जाने के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हम कहाँ आके फंस गए, कैसे फंस गए, और यहाँ पर आशुतोष आनंद जैसा व्यक्ति करके भारत में नाम रोशन करता है, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता है, और वहां भी उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, वो समाज को सुदृढ़ करने के लिए काम करता है। तो एक बार अपना परिचय और फिर शिक्षा जगत में कैसे आप आए और आप ये बताने का प्रयास करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी खबर को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा इस मंच पर आने के लिए। मेरा नाम आशुतोष आनंद अवस्थी है। मैं जनपद बाराबंकी के ग्राम रायपुर में रामसनी घाट तहसील का निवासी हूँ। तो मैं मूल रूप से मेरा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाँगंज है, दरियाबाद ब्लॉक का है, लेकिन मैं इस समय एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन मतलब मैं दूसरे ब्लॉक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ। मेरा काम ये है, सिरौली गौसपुर ब्लॉक में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ। मेरा काम है टीचर्स को ऑन साइट सपोर्ट करना, कि अगर उनको कोई भी समस्या हो रही है, वैसे अधिकांश टीचर्स, सभी टीचर्स बहुत योग्य हैं, लेकिन जितना मैं उनको कुछ बता सकता हूँ उतना बताता हूँ, उनसे ज्ञानार्जन भी करता हूँ, और इस तरह से मैं कुछ उनसे सीख रहा हूँ, साथ में उनको सिखा भी रहा हूँ। मुझे 2016 में नेशनल ICT अवार्ड मिला महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा, और उसके बाद महामहिम रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2019 में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार मिला। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला। तो ये सरकार मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षण के साथ साथ मैं बच्चों को सामाजिक कार्यों में भी संलग्न करता हूँ, नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि हर का दायित्व तो है कि वह कुछ न कुछ योगदान दे। जैसे आपने अभी बताया कि ये जो मैं जगह जगह फ्लैक्स है कि देखिए, मैं सिस्टम को भी सचेत करता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे विद्यालय जहाँ मैं पहले पढ़ा था, वहाँ के बच्चों ने मीना मंच ने बनाया था, मीना मंच के बच्चों ने फ्लैक्स लगा दिया PWD के अंकल जी, और आज का सोशल का समय है, दूसरे ही दिन वहां पर बिना कुछ कहे वो भी गड़बड़ियां थी, गड्ढे थे, वो गड्ढे पट गए। तो भी जानकार हो गए हैं, वो जानते कि अगर हम कुछ कहेंगे, कुछ निवेदन करेंगे, तो वरिष्ठ अधिकारी हमारी बात को जरूर मानेंगे।
तो यहीं से है कि बच्चों को नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा नागरिक कैसे बनना, ये सिखाना हम शिक्षकों का ही दायित्व है। और हम जिस मार्ग पर चलते को हमेशा साफ रखना भी हमारा दायित्व, हमारा सड़क मार्ग हो। जी आशुतोष जी, आपने एक अभिनव प्रयोग किया, जैसा कि हमने आपके वीडियो में देखा कि आपने प्रयोगशाला बनाई है अपनी, मतलब प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला बनाई। तो उस प्रयोगशाला में बताएंगे कि कैसे आपके मन में विचार आया और कैसे कम खर्चे में आपने एक अच्छी प्रयोगशाला बनाई। जी, जब मैं अपने विद्यालय में था मियाँगंज में, तो मियाँगंज में मैंने क्या किया, बहुत ही कम खर्च पर आप प्रयोगशाला बना सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को साइंस सिखाना है तो साइंस सिखाने के लिए बहुत अच्छे मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं, बहुत महंगे किसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, किसी महंगे रूम की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं ज़रूरत है। बच्चे स्थानीय परिवेश की वस्तुओं से ही सीखेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों के पास एक कागज़ ही आपने पकड़ा दिया, अब बच्चों से आप कागज़ से बर्नौली प्रमेय बता सकते हैं, कागज़ ये बता सकते हैं, कागज़ को अगर ऐसे कागज़ फाड़ा जा रहा है तो कागज़ आवाज़ कर रहा है, लेकिन पानी में भिगोने के बाद कागज़ फाड़ा जा रहा है तो आवाज़ क्यों नहीं कर रहा, ये भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप कागज़ के कप में पानी गर्म कर सकते हैं। जैसे कि स्थानीय परिवेश में बच्चे देखते भी हैं कि कागज़ के कप में पानी गर्म हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, हवा क्यों चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने एक काम और किया था कि 2010 के आसपास मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन मैंने सीखा और मेरे साथ साथ बच्चों ने सीखा। देखिए जब कठिनाई का लेवल जो है वो लगभग बराबर हो जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल, तो अचीवमेंट मैक्सिमम होता है। तो एक स्थिति ऐसी आई, मुझे नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला क्योंकि मैंने सीखा। और मैं अपने साथी शिक्षकों से सीखता हूँ, लेकिन उनको सिखाता भी हूँ। तो टीचर कम्युनिटी ऐसी है जो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करती, और हम सभी शिक्षक एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की अच्छी जो गतिविधियां हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको स्वीकार करते हैं और अपने अंदर अंगीकृत करते हैं। तो इस तरह से लैब, जैसे साइंस लैब है, तो अब मैं एआरपी हूँ, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हूँ एक ब्लॉक में। तो मैंने शिक्षकों से बात की है और शिक्षक लगभग 40 विद्यालयों में शिक्षकों ने अपनी लैब स्थापित की है, उच्च प्राथमिक स्तर में अच्छी लैब स्थापित की है, और प्रतिदिन उसमें प्रयोग होते हैं। मेरा काम है सपोर्ट करना, मैं साइंस विज्ञान का टीचर हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। तो मैं इसीलिए बच्चों को साथ जब भी कहीं जाता हूँ, एक दिन में 2 विद्यालय जरूर देखता हूँ, एक दिन में 2 विद्यालय देखना होता है। उसमें बच्चों के साथ चाहे 1 का बच्चा हो चाहे 8 का बच्चा हो, विज्ञान का कुछ न कुछ कंसेप्ट उसको जरूर सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास एक गिलास, कांच का गिलास है, कांच के गिलास में बच्चे ने पानी भरा, पानी भरने के बाद उससे कहते हैं कि चलो अच्छा अंगूठा डालो पानी में। अब अंगूठा डालने पर अंगूठा मोटा क्यों हो जाता है? तो अगर 8 का बच्चा है तो उसको मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ कैसे मोटा हो जाता है। 1 का बच्चा है तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो अपने टीचर से पूछता है, अपने घर में पूछता है, और कुछ न कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर उसके अंदर डेवलप होता है। उसी कांच के गिलास में पानी भरा है, उसके ऊपर रुमाल रखकर अगर कांच का गिलास उल्टा कर दिया जाए तो पानी क्यों नहीं गिरता? इस कंसेप्ट का कहाँ प्रयोग हो सकता है? तो बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कागज में फूंक मारा गया तो कागज ऊपर की तरफ क्यों चला गया, नीचे क्यों नहीं गया? तो वहां पर बर्नौली थ्योरम काम करती है, लेकिन अब उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या हवाई जहाज का उड़ना और कागज का उड़ना एक तरह से है? हो सकता है। क्यों बच्चे हवाई जो कागज का वो प्लेन बनाते हैं तो आगे नोक कर देते हैं? कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा। हवा कैसे चलने लगती है? एक बोतल में गर्म पानी भर दिया, प्लास्टिक की बोतल में, और प्लास्टिक की बोतल में पानी भरने के बाद गर्म पानी को हटा दिया, ढक्कन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बोतल कड़ 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 की आवाज करके क्यों बंद हो जाती? बच्चे को जादू लगेगा, लेकिन जब वो अपने टीचर से पूछेगा या पूछेगी तो उसको लगेगा कि हाँ, हर चीज हर जगह साइंस है। तो साइंस तो हर जगह है, लेकिन साइंस को मानवता से जोड़ना है। साइंस हमारे शरीर में साइंस है, हमारे शरीर में साइंस है, हमारे घर में साइंस है। मान लीजिए गांव का बच्चा, उसके घर में यूरिया का प्रयोग होता है, पिताजी उसके यूरिया डालते हैं। अब बच्चे को केवल यही बताना, जब बोरी पर देख लिया करो क्या लिखा है, यूरिया में होता क्या है। दूसरे दिन बच्चे आकर खुद ही बताएंगे।
मम्मी है बच्चे की मम्मी घर में क्या करती हैं, सुबह से उठती हैं शाम तक केवल और केवल साइंस ही है हर जगह। जैसे एक हमारे यहाँ चैप्टर है पृथक्करण। अब पृथक्करण के बारे में बताइए, साइंस का चैप्टर है, बच्चे रोज उसको देख रहे हैं, रटाने की जरूरत ही नहीं। उसकी मम्मी सुबह उठती हैं, चाय बनाती हैं, चाय छानती हैं, उसके बाद जो है चावल बीनती हैं, फिर क्या करती हैं, किसी चीज में जो है कुछ कंकड़ वंकड़ आ गया तो उसको जो है पानी में भिगो देती हैं, निथार लेती हैं। तो ये साइंस है। और देखिए घर में जी सर। आशुतोष जी, जी जो आप ये लैब, साइंस लैब अपनी बना रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, इसमें कुल कितना खर्चा आता है लगभग? हाँ, इसमें लगभग अगर साधारण लैब, देखिए साधारण लैब बनानी है आपको तो 7-8 हजार रुपए में लैब तैयार हो जाती है। अरे और आपको हाँ, आपको जानकर ये हर्ष होगा कि हमारे सरकारी विद्यालय बहुत ही ज्यादा इनरिच हो गए हैं। इसमें इनरिचेशन में हो गए, हर विद्यालय को, हर अपर प्राइमरी स्कूल को एक साइंस किट, एक मैथ किट उपलब्ध कराई गई है। साइंस किट एनसीईआरटी की साइंस किट है जिसमें माइक्रोस्कोप भी है, और कि उसको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, रखने की व्यवस्था करा दी गई है। और साथ में बच्चों के मॉडल उसमें जरूर होने चाहिए। देखिए किट के सामान बहुत अच्छे हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने चश्मा लगा रखा है, ज्यादातर टीचर्स के चश्मा लगा है, बच्चे देख रहे हैं, लेकिन इस चश्मे में 2 लेंस क्यों हैं? एक लेंस यहाँ है, एक लेंस यहाँ है। अब इन दोनों लेंस का काम क्या है? तो अगर बच्चों को इसको उतार के जरा दिखा दिया जाए कि देखो एक लेंस से नजदीक दिखाई देता है, एक लेंस से दूर दिखाई देता है, बच्चों को लगेगा हाँ दोनों लेंस अलग है। अब मैंने जो कांच का गिलास बताया था, कांच के गिलास में पानी भरा है, कांच के गिलास में पानी भर लीजिए और उसको ले जाकर किसी सामने कुछ अक्षर लिखे हों उनके सामने ले जाइए तो अक्षर उल्टे दिखाई देने लगते हैं। अब इस लेंस से और कांच के गिलास में भरे हुए पानी में कुछ न कुछ समानता है, और तब बच्चे जानेंगे कोई चीज जो घूमी होती है वो लेंस की तरह काम कर सकती है, कांच भी हो घूमा भी हो, वो सब चीजें आगे की हैं। अच्छा ये बताइए, जो अभी यातायात को लेकर के जैसे हम स्क्रीन से भी देख रहे हैं कि आपने एक बड़ा अभियान चला, खासतौर से शिक्षक जो है वो तो राष्ट्र का निर्माता होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका यातायात की तरफ किस प्रकार का रुझान रहती की चर्चा होती है, क्षेत्र में प्रशंसा होती है कि आशुतोष आनंद जी बच्चों के माध्यम से स्वयं भी अपने पैसे से वो डायवर्जन लगा देते हैं, अपील करते हैं, और इतनी बढ़िया अपील, इतनी प्यारी अपील कि हमें देख करके इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। तो ये विचार कैसे आपके मन में आया कि यातायात को आपने अभियान की तरह छेड़ दिया और सुरक्षा को लेकर के? इसीलिए हमने ये नाम भी दिया कि यमदूत से बचाते देवदूत। तो आनंद अवस्थी जो है वो इस प्रकार की मुहिम में कैसे लगे, और क्या इस मुहिम को अभी भी उसी तरह चला रहे हैं या फॉर भी टाइम चलाया? नहीं, ये सर अभी भी मैं चला रहा हूँ और जब तक रहूंगा तब तक चलाता रहूंगा। होता यह है कि सरकार के पास, सरकार का ध्यान भी या सिस्टम का ध्यान भी उस तरफ से ड्रा करना है, लाना है कि कहाँ जो है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र कहाँ है? हुआ ये बहुत समय पहले की बात है, हमारे एक मित्र थे, उनका भाई एक्सपायर हो गया था। वो नीलगाय से टकराकर या किसी साधन से टकराकर उसका देहांत हो गया था। कई मेरे परिचित थे, जो हमारा क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगाय बहुत रहते थे उस समय, तो वो आकर मोटरसाइकिल से टकरा जाते थे। तो मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास किया कि रास्ते में लगा दिया नीलगायों से सावधान। देखिए एक चीज है, सोसाइटी भी प्रमोट करती है, सोसाइटी ही प्रमोट करती है अच्छा काम करने के लिए। मुझको कई लोगों ने कहा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, मेरे परिजनों ने भी कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने उसको, और कुछ बच्चे थे हमारे साथ, बहुत 15 साल पहले की बात है, कुछ बच्चों को साथ में जोड़ा, उनका नाम भी लिखा, वो हमारा सहयोग करते। देखिए हम लोग मोटरसाइकिल पर खुद ही लेकर जाते थे बोर्ड और खुद ही बोर्ड लगाते थे। उसके बाद मैंने क्या आरटीआई का उपयोग किया, बहुत ज़्यादा सूचना का अधिकार का प्रयोग किया उस समय, कि अगर गड्ढा खुदा है तो कोशिश मैं करता हूँ कि खुद ही पटवा दूँ, कोशिश यही रहती है खुद ही पटवा दूँ। और अगर नहीं पटवा, बड़ा गड्ढा है तो उसके लिए मैं सीधे सीधे आरटीआई कर देता था कि आपका ध्यान इस तरफ आकर, मतलब यहाँ पर गड्ढा है या नहीं है, गड्ढा क्यों नहीं पटवाया जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी। और उस सेंस में क्या होता था, तुरंत कार्रवाई होती थी, तुरंत कार्रवाई होती थी और गड्ढा पट भी जाता था। बड़ा अच्छा लगता था जब लोग कहते थे कि हाँ आपके कारण एक गड्ढा पटा है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जब मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ,
मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो रास्ता उनके लिए सुरक्षित रहे। अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना जरूरी है। तो मैंने यही सोचा और इसी अनुसार लगातार काम कर रहा हूँ। और जितना थोड़ा बहुत सहयोग हो सकता है, जैसे कहीं पुल है, मान लीजिए इस समय ओवर ब्रिजेज हैं, ओवर ब्रिज के नीचे हमारे तरफ एक गड्ढा अक्सर बन जाता था। मैं आपने देखा होगा कि उसमें मैंने लिख कर रख दिया है कि महोदय यह गड्ढा पटवाने की कृपा करें। और वो फोटो मैंने NHAI के जो PD सर हैं, चौरसिया सर, उनको मैंने भेज दी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो गड्ढा 2 बार पटवाया। और 2 बार पटवाने के बाद चूंकि ट्रक वहां पर मुड़ते थे तो गड्ढा और गहरा हो जाता था। फिर मैंने उनसे कहा कि महोदय अब कुछ ध्यान दीजिए। तो उन्होंने वहां पर JCB भिजवाई, JCB भिजवा कर पूरा खुदवा कर वहां पर पत्थर वत्थर डलवा कर, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी, अब वहां पर गड्ढा नहीं। मैं उस रास्ते से रोज निकलता था, मेरी बिटिया रोज निकलती थी, मेरा बेटा रोज निकलता था, मेरे परिजन निकलते थे, मेरे मित्र निकलते थे। तो ये मेरा दायित्व बनता है, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मेरा दायित्व बनता है कि रास्ते सुरक्षित हों। जी सर। अच्छा, एक वीडियो आशुतोष जी मैं आपका देख रहा था, उस वीडियो में आप जब नेशनल अवार्ड पा रहे थे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा, तो आप उसमें बोलते हुए दिखाई पड़े हैं कि आप समाज में अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए लगे हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा विषय है। अगर इसकी बात करें तो क्या, जैसे आपने लोगों के संपर्क किया, अभिभावकों से संपर्क किया, तो वहाँ किस प्रकार के परिमार्जन आप कर रहे हैं, किस प्रकार का परिवर्तन लोगों में कर रहे हैं कि समाज अच्छा होकर निकले? तो आपके कुछ पैरामीटर होंगे कि समाज में अच्छा इस तरह का व्यक्ति होगा तो समाज में अच्छा होगा, तो वहाँ ऐसे क्या परिवर्तन आपने किए? देखिए, समाज में सर, समाज में वही व्यक्ति अच्छा होगा जो अपने परिवार में अच्छा होगा। शुरुआत परिवार से करें, शुरुआत परिवार से करें, परिवार से गांव में करें, गांव से अपनी जो न्याय पंचायत है, ब्लॉक में आप जो भी योगदान कर सकते हैं। देखिए, जैसे रोड सेफ्टी का मैटर, रोड सेफ्टी मैटर में अगर सड़क पर एक पत्थर पड़ा है, ईंट पड़ा है, मान लीजिए ईंट पड़ी है, तो वो ईंट भी बहुत घातक हो सकती है किसी भी वाहन चालक के लिए। अगर आप स्वयं, आपके साथ आपका बच्चा है और आपने ईंट को हटा दिया, तो परिणाम क्या होगा? बच्चे के मन में आएगा कि हाँ, ईंट हटा देनी चाहिए। तो ये गारंटी है कि अगर अभिभावक स्वयं आगे बढ़ेंगे तो बच्चे हमेशा उनका पालन करेंगे। यही है गंदगी के लिए। अभिभावक अगर सफाई पसंद है तो बच्चे भी सफाई पसंद होंगे। अभिभावकों के अंदर माइनर्स हैं, जो भी माइनर्स अभिभावक अपने बच्चों में डालेंगे वही आगे परिलक्षित होगा। तो यही है कि हर व्यक्ति, देखिए, गिलहरी प्रयास होता है, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा प्रयास कर लें। आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। किसी बूढ़े व्यक्ति को हाथ पकड़कर सड़क भी अगर आपने पार करा दी तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर अभिभावक ये काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी करेंगे और आसपास देखने वाले बच्चे भी करेंगे। लेकिन अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, बड़े होकर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपके बच्चे समझेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए। अगर आपके अंदर मैनर्स हैं तो आपके बच्चे मैनर्ड होंगे। देखिए, मैं तो गाँव में रहता हूँ, मैं अक्सर लोगों को टोक देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से अभिभावक कहते हैं कि धूम्रपान की वस्तुएं मंगा लेते हैं, है ना, पान मसाला मंगा लेते हैं, जबकि वो खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे खाएं। अगर उनके बच्चे उन चीज़ों का सेवन करते हैं, उनको बुरा लगता है, तो पहले तो आप अपने अंदर कंट्रोल करिए कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं बेटा, मैंने इनको छोड़ दिया है, तो बच्चे छोड़ देंगे। तो मैं यही अभिभावकों से कहता हूँ, देखिए, मान लीजिए धूम्रपान पर आप 20 रुपये खर्च करते हैं। मैंने कई पर्चे भी इसके लिए, इससे संबंधित बंटवाए हैं कि अगर आप रोज 20 रुपये खर्च करते हैं तो एक महीने का 600 हुआ, एक साल का 7200 रुपये हुआ। इसी तरह मैंने पर्चे में पूरा आंकड़ा लिखकर भेजा है। और 20 साल में इतना पैसा हुआ। 20 साल में जितना पैसा आप धुएं में उड़ा देते हैं, उतने पैसे में आप अपनी बिटिया की शादी कर सकते हैं या अपने बच्चे की पढ़ाई में उसको अच्छे ओहदे पर ला सकते हैं, कोई व्यापार भी करा सकते हैं। तो कई लोगों ने कोशिश की है छोड़ने की। और बाकी देखिए, सुझाव देना मेरा काम है, मेरा मेन काम है कि बच्चे हमारे सही हों। लेकिन उसमें टीचर के साथ साथ अभिभावकों का रोल बहुत होता है। मैं अभिभावकों को जरूर समझाता हूँ। देखिए, एक बार जैसे मैंने RTI डाली थी कि जैसे शराब के ठेके होते हैं, तो शराब के ठेके पर मैंने ये लिखा था कि आबकारी महोदय से, आबकारी जो अधिकारी हैं उनसे पूछा था शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं। अब उन्होंने उनका जवाब बिल्कुल नहीं लाया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब देना मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। शराब के ठेकों पर
शराब के दुष्प्रभाव लिखे रहते हैं क्या नहीं लिखे रहते हैं, शुरू में मैंने डाला था तो उसका जवाब भी आया था, उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। लेकिन वहाँ पर लिखा रहना, देखिए लिखा रहना दूसरी बात है, पालन करना दूसरी बात है। तो अगर मेरी बातों का कोई पालन करता है तभी मेरा कार्य सफल है, अन्यथा मेरा कार्य सफल नहीं है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरी बातें लोगों तक पहुँचे, बच्चों को शिक्षित करें। अच्छा, क्या और जिस प्रकार सर जिस प्रकार की प्रयोगशाला आप लोगों ने बनाया है और जो निजी संस्थान जो प्रयोगशाला खुले हुए हैं, उनमें कितना अंतर है? देखिए हमारी प्रयोगशालाएं जो है, जो हमारे विद्यालयों में, जो मेरे ब्लॉक के विद्यालयों में जो प्रयोगशालाएं हैं वो बिल्कुल जमीनी स्तर की हैं। देखिए बहुत बड़ा, अगर आप बहुत बड़ी चीज ले आते हैं तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, फेमिलियर होनी चाहिए। आप, मैंने बताया ना आपसे कि एक लेंस है, मान लीजिए एक लेंस है, वो बहुत बड़ी उसमें रखा है, मतलब पैकिंग में रखा है, तो उसका क्या मतलब? बच्चों ने उसको देखा ही नहीं, लेकिन जहां वो चश्मा देखेंगे उनको लग रहा है तो हमारे आसपास की चीज है। एक प्लास्टिक की बोतल उनको दिखाकर आप जो है ऊष्मा के प्रभाव आप बता सकते हैं। एक गेंद देकर उनको बता सकते हैं कि चालन संवहन विकिरण क्या होता है। गेंद के माध्यम से आप उनको बताया, अगर सारे बच्चे एक लाइन से खड़े हैं, एक बच्चे ने दूसरे को पास किया, दूसरे ने तीसरे को पास किया, तो उसको चालन समझ में आ जाएगा। एक बच्चा गया, गेंद दूसरे को दिया, संवहन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक बच्चे ने गेंद उछाल के फेंक दी, विकिरण हो गया। तब इसके लिए कोई बहुत बड़ी लैब की जरूरत है। देखिए लैब्स जो हैं, लैब्स केवल यही होता है कि लैब्स एक संसाधन उपलब्ध कराती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट टीचर्स को करना है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे टीचर्स, जो भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइमरी विद्यालयों के जो टीचर हैं, वो वास्तव में बहुत कैपेबल हैं, वास्तव में बहुत कैपेबल हैं। मैं बता दूं आपको कि मेरा जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में मैं आरपी हूं, वहां पर लगभग 30 टीचर्स बीटेक हैं। उनसे अच्छा साइंस टीचर कहाँ मिलेगा? उनसे अच्छा साइंस टीचर नहीं मिलेगा। देखिए कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि हम जो साइंस है उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक ले जाएं। ग्राउंड लेवल तक जब तक आप साइंस नहीं ले जाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़, मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक छात्रवृत्ति परीक्षा से भी जुड़ा हूँ, एक छात्रवृत्ति के अभियान से जुड़ा हूँ, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। यह परीक्षा जो है, यह परीक्षा जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जिनकी आय 3.5 लाख रुपए पर ईयर से कम है, जिनके माता पिता की, उनको ये परीक्षा पास करने के बाद 4 साल तक 1,000 रुपए महीने मिलते हैं। 4 साल तक 1,000 रुपए महीने। और आप सोच लीजिए कि एक बच्चा जो कमजोर पृष्ठभूमि का है, अगर उसको 1,000 रुपए मिल जाएंगे तो कितना ज़्यादा उसके लिए, उसके कैरियर के लिए एक हिसाब से लॉन्च पैड होगा वो। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में, इससे पहले जो है हमारे जनपद से कुल 7 बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन मैं इसका जनपद स्तरीय नोडल जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे बनाया। उसके बाद जो है 216 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली और पिछले सत्र में 248 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है। तो इसका मतलब लगभग 450 बच्चों को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से 4 साल तक छात्रवृत्ति मिलेगी। तो अगर 400 बच्चे हैं, 400 को अगर 48,000 से गुणा किया जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा इकोनॉमी जनरेट हुई है। तो मैं इन बच्चों की तैयारी, जी सर। आशुतोष जी, एज आपकी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और आपके मतलब आपके नेतृत्व में कम से कम 40 विद्यालय चलते हैं। एक अध्यापक के रूप में जो नेशनल पुरस्कार आपने प्राप्त किया है, उससे क्या लगता है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, जिनके बारे में एक नकारात्मक स्वरूप बना रहता है समाज में, आने वाले समय में आप जैसे इतने योग्य शिक्षक हैं, और जैसा आपने बताया कि अभी आपकी टीम में भी लगभग सारे शिक्षक बड़े योग्य हैं, तो क्या आने वाला समय जो हो वो प्राथमिक विद्यालयों का होगा, ना कि निजी विद्यालयों का? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये आपने ये बात कही, बहुत बड़ी बात आपने ये बात ही, ये प्रश्न की है, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए आने वाला समय तो है ही। मैं आपको बता दूं कि एक हम लोगों के विभाग में मित्र भारत अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। 1 से 3 तक के बच्चों न्यूमरेसी
हमारे साथ जुड़े हुए थे ARP आशुतोष आनंद जी, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है शिक्षक के नाते महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा और रामनाथ कोविंद द्वारा, जिनसे हमारी ये वार्ता चल रही थी। किसी कारणवश वो नेटवर्क का इश्यू आया और वो हमारा उनका नेटवर्क इश्यू है, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताते चले, ये ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने यातायात को लेकर के बड़े काम किए हैं, सोशल रिफॉर्म करने के लिए दिन रात काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि विज्ञान पे इनका सबसे अधिक फोकस है। जहां पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अत्याधुनिक विषय को लेकर के, खासतौर विज्ञान को लेकर के जिनको उदासीन कहा जाता है, वहीं पर आशुतोष आनंद उस किरण की तरह निकले हैं जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को खेल ही खेल में और आसान से और कम खर्चे में प्रयोगशाला के माध्यम से वो विज्ञान सिखाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि वो किस तरह बड़े आसान भाषा में हमें भी विज्ञान थोड़ा बहुत बता रहे थे। जी हाँ, इसी तरह हमारे साथ और भी ऐसे ही शख्सियत जुड़ती रहेंगी जिन्होंने किस समाज में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने कर्म के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रयास देश को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, देश को विश्व गुरु बनाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आनंद जी का हम हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, भारत की जय जय इस प्रोग्राम में आप बने रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, आपकी खबर से।